हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS पे स्वागत है। साथियों, अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला नागरिकता संबंधी टॉपिक आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा की गई है संविधान में। तो इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे साथियों, जानेंगे कि क्या क्या प्रावधान है नागरिकता संबंधी भारत के संविधान में और कौन बन सकता है भारत का नागरिक और किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। लेकिन साथियों, यदि आपने अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा अपना हौसला बना रहे काम करने के लिए और आपको भी हमसे संबंधित जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। साथियों, नागरिकता जैसा मैंने बताया कि भारत के संविधान के भाग 2 में है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है नागरिकता भारत के संविधान के किस भाग में है, तो 2। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल हमारे जहन में आता है कि भारत का नागरिक या किसी देश का नागरिक हम किसे माने। तो साथियों, यदि किसी राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास करता है और उस राज्य के द्वारा उसको पूर्ण सदस्यता दी जाती हो और वो व्यक्ति उस राज्य की संविधान में आस्था रखता हो, तो वो उस राज्य का नागरिक कहलाएगा। यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है और भारत की इसको पूर्ण सदस्यता प्राप्त है और वो भारत के संविधान में अपनी आस्था रखता है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन क्या बस इतने से आधार पे कोई नागरिक हो सकता है? क्या कोई भी विदेशी व्यक्ति आके ये कहे कि हम आपके देश के संविधान में आस्था रखते हैं और मैं कई सालों से आपके देश में रह रहा हूं, तो क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है? आंसर है जी हाँ। अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, भारत की संविधान में आस्था रखता है, तो वो आवेदन के थ्रू पंजीकरण के द्वारा देश का नागरिक बन सकता है। लेकिन सारे पहलू पे विस्तृत चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। भारत में नागरिकता प्राप्ति के जो अधिकार हैं साथियों, वो अधिकार 5 आधारों पे हैं, जिसका वर्णन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया। इसमें साथियों पहला जो आधार है वो है जन्म से, यानी बाय बर्थ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ भारत में हुआ था, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो आधार है वो है वंशाधिकार, यानी बाय डिसेंस। इसमें क्या है साथियों कि जन्म लेने वाला व्यक्ति का यदि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो भारतीय संविधान लागू होने के समय, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा जो आधार है वो है पंजीकरण, यानी यदि आप भारत में रह रहे हैं तो कुछ शर्तों के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आपका आवेदन स्वीकार होने पर आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। चौथा जो है वो है देशीयकरण। देशीयकरण साथियों एक निश्चित अवधि, यानी निश्चित अवधि का मतलब 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर आपने भारत में निवास किया और उसके बाद आप आवेदन कर रहे हैं कि हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो आप देश के नागरिक बन सकते हैं। 5वां और आखिरी जो आधार है वो है भूमि अर्जन के द्वारा, यानी यदि भारत के बाहर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाता है, चाहे संधि के रूप में चाहे युद्ध के द्वारा, तो यदि गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर देता है तो उन क्षेत्रों के रहने वाले लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब साथियों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 का, यानी 5 का आर्टिकल 5A की बात करते हैं। तो इस अनुच्छेद के अनुसार वह व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी जो रह रहा है और जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, वो भारत का नागरिक है। तो अनुच्छेद 5 के आधार पे आप भारत में रह रहे हो और आपका जन्म भारत में हुआ हो, तो आप भारत के नागरिक माने
जाओगे। वही आर्टिकल 5 खा और गांव कहता है कि यदि आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व तक मामूली तौर पे अगर वो भारत में निवास किए हों तो उस आधार पे आप भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग 6 अब कहता है कि आपका जन्म भारत में ना हुआ हो, आपके माता पिता का जन्म भारत में ना हुआ हो और अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो भी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा कुछ आधारों पे। किस आधार पे? यदि 1935 में जो परिभाषित भारत था यानी 1935 के तहत जो भारत था, अगर उस भारत में आपके माता पिता में से कोई एक किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो 1935 के भारत में, इस आधार पे अगर आप पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, यानी उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, हम सभी जानते हैं, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अगला इसी में जो प्रावधान है वो ये है कि यदि आप 19 जुलाई 1948 को यानी 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए हैं, यहाँ पर बात कर रहा है साथियों कि यदि आप संविधान लागू होने के बाद आए हैं और आपका जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था या आपके माता पिता का हुआ था और पाकिस्तान से आप भारत में आए तो भारत का नागरिक आपको माना जाएगा। आगे कहता है कि यदि आप मान लीजिए कि 19 जुलाई 1948 को आए या उसके बाद आए तो आपको सक्षम अधिकारी यानी के पास आवेदन करना होगा और आवेदन यदि आपका स्वीकार कर लिया जाता है और उससे पहले आप 6 माह भारत में रहे हो, यानी अगर आप 19 जुलाई 1948 को भारत में आते हैं तो आप 6 महीना आपको भारत में रहना होगा और आपको फिर सक्षम अधिकारी के पास पंजीकरण देना होगा। यदि पंजीकरण को स्वीकार कर लिया जाता है तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अगला जो प्रावधान है अनुच्छेद 7 में, वो 1 मार्च 1947 के बाद यदि आप भारत में आए हैं, 1 मार्च 1947 के बाद यदि भारत में आप आए हैं इसमें और पाकिस्तान से आए हैं तो फिर 6 माह तक भारत में आप रहो और पंजीकरण कराओ। उसके बाद यदि आपका पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। वही अनुच्छेद 8 कहता है साथियों कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता में से किसी का भी भारत शासन अधिनियम 1935 में जन्म हुआ लेकिन आप भारत के देश के बाहर रह रहे हैं और आप दोबारा भारत का नागरिक बनने की आपकी इच्छा कह रही है। मान लीजिए आप भारत में थे लेकिन आप भारत से बाहर चले गए, आपके माता पिता भारत से बाहर चले गए, अब आपका मन करता है कि हमारे दादी दादा इंडियन थे, उनका जन्म 1935 के तहत भारत में हुआ था और हमें पुनः उसी देश की मिट्टी के साथ रहना है, तो आप भारत में आइए और मामूली तौर पे आप निवास कीजिए और उसके बाद क्या है, जहाँ भी आप निवास कर रहे हो जिस देश में, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप विदेश में जाके रह रहे हैं, आपने देश की नागरिकता छोड़ दी या आपके माता पिता ने छोड़ दी थी और आपका मन है कि इस देश की मिट्टी का पुनः नागरिक बनना है, तो उस देश में जो भारत के राजनयिक होते हैं उनके पास जाइए और आवेदन कीजिए। आपका आवेदन स्वीकार जब हो जाएगा, पंजीकरण आप हो जाएंगे, तो पंजीकरण के माध्यम से आप देश के नागरिक बन सकते हैं। तो साथियों, देश में नागरिक बनने के जो प्रावधान हैं, पहला, यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, पेरेंट्स का। दूसरा, यदि आप पाकिस्तान से आए हों और पाकिस्तान से अगर आप आए हों तो 6 महीना आपको भारत में रहना पड़ेगा और पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने के बाद यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। अगला कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके माता पिता का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ और पाकिस्तान आप चले गए थे, पाकिस्तान के आप नागरिक बन गए भारत छोड़ के, फिर भारत का नागरिक आपको बनना है तो आप पुनः आके भारत का नागरिक बन सकते हैं। वहीं
आर्टिकल 8 कहता है कि मान लीजिए कि आपके माता पिता में से कोई, दादी दादा में से कोई भारत में रहा हो और आप इस समय विदेश में रहते हैं, लेकिन आपके कोई वंश का भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का नागरिक रहा हो, बात को समझिए, और आपको पुनः भारत में आके रहना है, इस मिट्टी में रहना है, इस देश का नागरिक बनना है, तो आप उस देश में जहां आप रह रहे हैं वहां भारतीय दूतावास में जाइए, पंजीकरण के लिए आवेदन दीजिए। आवेदन स्वीकार होने के बाद आप देश के नागरिक बन सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि ये तो था नागरिकता प्राप्ति का आधार। अगर देश में किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जाती है या समाप्त की जाती है तो कौन कौन से आधार हो सकते हैं, तो इसका भी जो प्रमुख आधार दिया गया है वो भारत शासन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति के अगर नागरिकता समाप्ति होती है इस देश में तो उसके 3 प्रमुख आधार हैं: परित्याग, प्रवासन और वंचित किया जाना। ये क्या होता है साथियों, मैं आपको बताता हूँ। परित्याग का मतलब होता है कि वो स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता को त्याग दे, मतलब मुझे इस देश का नागरिक नहीं बनना, वो छोड़ सकता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं, आप चाहते हैं कि हम देश के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाय बर्थ आप नागरिक हैं, भले आपके पास मान लीजिए कि निर्वाचन कार्ड नहीं है जो नागरिकता की पुष्टि करता है, लेकिन बाय बर्थ आप देश के नागरिक हैं और 18 साल से पहले आपका मन हुआ नहीं मुझे देश का नागरिक नहीं रहना, आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते जब तक आप वयस्क ना हो जाएं। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है साथियों कि पर्यावसान, टर्मिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भारत का वह नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले। मान लीजिए अक्षय कुमार जी को पुनः कनाडा का नागरिक बनना है, इससे पहले वो कनाडा के नागरिक थे। उन्होंने कहा मैं कनाडा में जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, और कनाडा की उन्होंने नागरिकता ले ली। तो जैसे ही अक्षय कुमार जी ने कनाडा की नागरिकता ले ली, इस देश से इसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी विजय माल्या ने जैसे किसी और देश की नागरिकता ले ली तो इस देश के वो नागरिक नहीं रहे। बात को समझिए, जैसे जाकिर नाइक ने जाके मलेशिया की नागरिकता ले ली, अब वो इस देश का नागरिक नहीं रहा। इसी आधार पे अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इस देश से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा है वंचित किया जाना, डिप्रिविएशन। ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, याद रखिए नागरिकता से वंचित केवल उसी व्यक्ति को किया जा सकता है साथियों जो पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बना और वो देश के संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता है, फिजूल सी बातें करता है, देश के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को कोसता है। ऐसे व्यक्ति का भारत सरकार के द्वारा नागरिकता छीना जा सकता है। अब प्रमुख जो अनुच्छेद है उनकी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 9 कहता है साथियों कि यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है, संसद द्वारा बनाई गई, ये साथियों वीडियो ने विधि होगा, विधि के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी निरंतर वो देश का नागरिक रहेगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं, देश में पैदा हो गए, तो आप जब तक अनटिल टू डेथ देश छोड़ के नहीं जाते, आप देश के नागरिक बने रहोगे। आपसे आपकी नागरिकता कोई नहीं छीनेगा। ऐसा कह रहा है आर्टिकल 10। वही आर्टिकल 11 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 11 कहता है कि संसद नागरिकता के विनिमय संबंधी प्रावधान कर सकता है, यानी विनिमित कर सकता है विधि द्वारा उसके नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति संबंधित जो है कानून बना सकता है कि किसे देश का नागरिक माना जाएगा, किसे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा।
ऐसे कानून बना सकता है। हाल ही में हम सभी जानते हैं कि ऐसे कानून भारत के संसद के द्वारा 2019 में बनाया गया और नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और नया नाम दिया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यानी 1955 में संशोधन करके 2019 में एक नया कानून लाया गया। कानून क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, याद रखिए अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यकों में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई समुदाय की ही बात हो रही है। ये जो अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई, अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। भारत सरकार ने ये कानून इसलिए लाया था कि यदि हम सभी जानते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो ऐसे में बहुत सारे अल्पसंख्यक अपना देश छोड़ के भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। तो इस कानून के माध्यम से कहा गया कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए, अब उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, यानी वो अब भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगला 2019 के संशोधन अधिनियम में कहा गया कि पहले जो था, अगर कोई व्यक्ति 11 साल तक भारत में रहता था, दूसरे देश से आए हो, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब कहा गया कि 5 वर्ष तक अगर वो भारत में रहा हो तब भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं आवासीय रूप में। अगला इसी में प्रावधान है साथियों कि ऐसा व्यक्ति नागरिकता पाएगा, यानी जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। इस चीज़ को आप स्टार कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए थे, कुछ लोगों को नागरिकता दी गई, तो किस आधार पे दी गई? जैसे 5 ही आधार है, हमने कहा 5 आधार है, जन्म से, वंशाधिकार, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि अर्जन। तो किस आधार पर नागरिकता दी जा रही है? तो देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। एक चीज़ इसमें प्रावधान है साथियों, जो इनर लाइन वाले हमारे हैं, जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी आप वहाँ पे बस नहीं सकते, वहाँ पे आप नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते इन राज्यों में। बाकी भारत के किसी भी राज्य में आप रह सकते हैं। और साथियों कहा गया है, इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि जो ओसीआई कार्ड वाले होते हैं, ओसीआई कार्ड का मतलब समुद्र पारीय, यानी किसी समुद्र पार के, मान लीजिए मॉरिशस के हो गए, मालदीव के हो गए, भारत के लोग दूसरे समुद्र पार में रहते हैं, तो उनको ओसीआई कार्ड दिया जाता था ताकि वो कुछ समय के लिए भारत के नागरिक बने रहें, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, या वो रहना भी चाहते तो उनको भारत का नागरिक माना जाता था। लेकिन इन्हें पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता, इनके वो अधिकार नहीं प्राप्त हैं जो अन्य, जैसे मत देने का इनको अधिकार नहीं होता है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो ओसीआई कार्ड के जो नागरिक होते हैं, इनको पूर्ण नागरिकता का अधिकार नहीं होता। लेकिन भारत सरकार ने 2019 में प्रावधान किया, अगर ये कोई गड़बड़ी करते हैं, देश के कानून का उल्लंघन करते हैं, तो हम इनके ओसीआई कार्ड को निरस्त कर सकते हैं। यानी एक तरीके से नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसमें सख्ती लाई गई कि यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था व्यक्त नहीं करता, उसकी बुराई करता है, तो मैं उसके ओसीआई कार्ड को ख़त्म करके देश की नागरिकता से बाहर कर दूंगा। तो साथियों, ये थे नागरिकता संबंधी प्रावधान। आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।